हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या है? यह एक लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है दैट रिकॉग्नाइजेज एंड गवर्न्स द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट। ठीक, तो ये हमारा क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है जो एक राइट देता है हमारे पार्टीज के एग्रीमेंट में। ठीक, तो बात करें, कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगल इन्फोर्सेबल बिकॉज इट मीट्स देयर रिक्वायरमेंट्स एंड अप्रूवल ऑफ द लॉ। इसके बाद बात करें, द वर्क में बी ऑफ कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, सप्लाई ऑफ मटेरियल, लेबर और भी जो वर्क हो सकते हैं, उनमें हमारा क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट लागू किया जाता है। ठीक, अगर बात करें हम टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो सबसे पहला हमारा टाइप क्या होता है? आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो अगर आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो इन आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट ईच आइटम ऑफ वर्क इज प्राइस्ड इंडिविजुअली। ठीक, तो जैसे हम क्या करेंगे, हमारा जो भी वर्क है उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक, और हम हर एक मतलब जो भी आइटम आप जैसे सपोज करिए कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं? डिफरेंट वर्क्स में डिवाइड कर देंगे, जैसे वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3, ऐसे ऐसे डिवाइड कर देंगे, और हर एक वर्क का हम अलग से क्या करेंगे? इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक, इट इज आल्सो सो, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि हर एक आइटम की क्या होगी? प्राइस हमारी अलग होगी, इसलिए हम इसको यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो नोन एज यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो इसे क्या बोलते हैं? यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो ये क्या है कि हमारा जो भी गवर्नमेंट और पीडब्ल्यूडी हो गए या रेलवे डिपार्टमेंट हो गए, वो लोग क्या करते हैं करेंगे? कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं? आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा यूज करते हैं। तो ठीक, तो अगर हम बात करें कि बिल्डिंग वर्क किसके लिए सूटेबल होगा? बिल्डिंग वर्क के लिए, रोड्स के लिए, ब्रिजेज के लिए ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सूटेबल होता है। अब सेकंड टाइप की बात करें तो लंप सम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो लंप सम कॉन्ट्रैक्ट को हम फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। अभी आपको पता चलेगा इसे फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर एक एग्री टू कंप्लीट द इंटायर स्कोप ऑफ वर्क फॉर ए प्री डिटरमाइंड एंड फिक्स सम। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है कि जैसे मैं इतने पैसे में ए वाला काम मैं इतने दिन में करके दे दूंगा। ठीक, जैसे कहेगा कि एक काम में 1,00,000 रुपए में, जैसे देख लिया कोई वर्क है हमारा, जैसे समझ लीजिए मिशनरी वर्क है हमारा, 10 मीटर लंबी वाल बनानी है, और उसने बोल दिया कि मुझे 10,000 रुपये दे दो भैया, 10,000 रुपये चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर ने बोला, और हमने भी बोल दिया कि हाँ भैया चलो 10,000 रुपये ले लो, लेकिन हमको इतने 10 दिन में हमारा काम कंप्लीट चाहिए। ठीक, तो ऐसे टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें ना ही हम कोई स्पेशल ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, मतलब ड्राइंग वगैरह तो उसको दे देंगे, लेकिन हम अपना कोई स्पेशल एस्टीमेट नहीं बनाते हैं। ठीक, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? ड्राइंग प्रोवाइड कर सकते हैं और स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क भी दे देंगे, लेकिन हम अपना पहले से ही कोई एस्टीमेट नहीं बना के रखते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, the lump sum includes all costs associated with the project such as labor, materials, overhead and profit. So this contract is suitable when the project scope is well defined. हमारा प्रोजेक्ट स्कोप कैसा है? वेल डिफाइंड होना चाहिए। And the client wants a clear upfront cost without detailed breakdowns of individual item of work. तो
यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा क्लाइंट है उसको क्या कर, हर एक वर्क से नहीं लेना, इंडिविजुअल आइटम ऑफ वर्क से नहीं लेना देना है, उसको बस ये देखना है कि हमारा इतने पैसे में हमारा काम हो जाना चाहिए। ठीक, अब फ्रंट कास्ट में हमारा काम क्या हो जाना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए। थ्रू इट इज लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट विल बी पेड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो हम लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं कि जो भी हमारा पैसा है उसको हम क्या करेंगे, रेगुलर इंटरवल में पेमेंट करते हैं। जैसे 2-3 महीने, 2 या 3 महीने का जितना काम हुआ उतने का पैसा दे देंगे। ऐसे ही जैसे जैसे वर्क का प्रोग्रेस होता जाएगा वैसे वैसे हम उसका मनी कॉन्ट्रैक्टर को देते प्रोवाइड करते चले जाएंगे। फिर बात करें अगर हमारा थर्ड टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या है, शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट। शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इन ए शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट द रेट्स फॉर वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क आर प्री डिटरमाइंड एंड प्रोवाइडेड इन ए शेड्यूल। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे वेरिएट ऑफ वर्क है उसका जो भी हमारा कॉस्ट है वो हमें पहले से ही प्री डिटरमाइंड होता है और शेड्यूल में प्रोवाइडेड रहता है। ठीक, हर एक तरह के जो भी वर्क हैं उनका रेट हमको पहले से मालूम होता है और वो हमारे शेड्यूल में क्या होता है, प्रोवाइड रहता है। द शेड्यूल इंक्लूड्स यूनिट रेट्स। शेड्यूल हमारा क्या, शेड्यूल में क्या रहेगा, यूनिट रेट रहता है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। द फाइनल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट इज कैलकुलेटेड बाई मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क बाई द रिस्पेक्टिव यूनिट रेट। जैसे हमको क्या करना है, एग्जीक्यूशन का काम करना है। ठीक, और मैंने बोल दिया कि 10 मीटर क्यूब का हमारा एग्जीक्यूशन करना है और पर मीटर क्यूब हमारी कास्ट एग्जीक्यूशन की हमें पहले से मालूम दे रखी है। ठीक, शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट में हमको दे रखी रहती है कि जैसे पर मीटर क्यूब की कास्ट हमारी 1000 रुपये है, तो 10 मीटर क्यूब की इस तरह से हम निकाल लेंगे। जो भी यूनिट है हमारा कितना मतलब वर्क करना है तो 10 मीटर क्यूब हो गया और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये हो जाएगा टोटल। तो इस तरह के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो भी वर्क है उसका रेट हमको क्या होता है पहले से ही पता रहता है। इसके बाद बात करें हम ये कहाँ पे यूज होता है शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट, when the quantities of work are uncertain or subjected to change। ठीक, तो उस जगह हम क्या करते हैं, शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट का यूज करते हैं। अब फोर्थ है हमारा पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व पेमेंट बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ वर्क कंप्लीटेड। The contractor is compensated for each unit of work and the total payment is determined by multiplying the quantity of work by the agreed upon rate per unit। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई वर्क हो गया हमारा, जैसे सपोज वर्क क्या हो गया हमारा, हमको एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक, तो बिल्डिंग में हम क्या करते हैं कि वर्क को अब हम डिवाइड कर देंगे डिफरेंट पार्ट में। ठीक, जैसे पहले फ्लोर बनाना है, फिर वॉल्स बनानी है और फिर क्या करना है, हमको रूफ बनाना है, फिर सीलिंग और फिर फिनिशिंग का वर्क करना है। फिनिशिंग का वर्क करना है। तो इस तरह से हमने अपने वर्क को डिवाइड कर दिया। तो पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि हम हमारा जो वर्क है उसको हम अपने पीसेज में डिवाइड कर लेते हैं और हर एक पीस का हम इंडिविजुअल रेट बना लेंगे। ठीक, हर एक पीस का हमारा अलग से क्या होगा कि उसका पेमेंट मेथड अलग होगा हर एक यूनिट का। जैसे फ्लोर का, तो फ्लोर का हमने पेमेंट दे दिया, वॉल का हुआ तो वॉल का पेमेंट दे दिया कॉन्ट्रैक्टर को, रूफ का हुआ तो रूफ का पेमेंट दे दिया, फिनिशिंग वर्क का हुआ तो फिनिशिंग वर्क का। तो इस प्रकार के जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो भी एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या कहेंगे, पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। फिर टर्ंकी कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है। टर्ंकी कॉन्ट्रैक्ट बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं टर्ंकी कॉन्ट्रैक्ट से। वन अंडर विच द कॉन्ट्रैक्टर डिजाइन और कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए जिम्मेदार हो। तो टर्ंकी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि
जो भी हमारा डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। डिजाइन कैसे बनाना है, बीम का, स्लैब का, कॉलम का, ये सब कैसे करना है उसको कॉन्ट्रैक्ट सॉरी डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। सारी जिम्मेदारी जो है डिपार्टमेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर को दे देती है। भैया कॉन्ट्रैक्टर हमको एक 10x10 का रूम चाहिए, आप हमको 10x10 का रूम बना के दो, आपको जो मटेरियल यूज करना है यूज करो, सॉरी आपको जैसी डिजाइन देनी हो दो, ठीक। और जैसा भी हमारा बनेगा उसके लिए केवल आप ही जिम्मेदार रहोगे, ठीक। कॉन्ट्रैक्टर को बोल देगा डिपार्टमेंट, ठीक। तो ये क्या होता है कि एक फिक्स डेट और प्राइस में काम पूरा करके देता है कॉन्ट्रैक्टर। इसमें क्या होगा, फिक्स डेट और प्राइस हमारे ये जो इम्पोर्टेंट टर्म है इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर एक फिक्स्ड डेट और प्राइस में काम पूरा करके देगा। अब हमारा नेक्स्ट है बीओटी टाइप कॉन्ट्रैक्ट, बीओटी कॉन्ट्रैक्ट, बीओटी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। तो बीओटी का फुल फॉर्म पहली बात हम जान लेते हैं, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। बीओटी का फुल फॉर्म क्या है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट, यूजुअली डन बाय ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विथ प्राइवेट प्लेयर। ये क्या होता है कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट प्लेयर के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसको हम कहते हैं हमारा बीओटी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। इन दिस प्राइवेट कंपनी बिल्ड्स द प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या होगा, प्राइवेट कंपनी हमारा क्या करेगी, प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगी और फिर ओन भी उसको करेगी एक स्पेसिफाइड प्री डिटरमाइंड टाइम के लिए, वो ओन भी करेगी एंड लेटर हैंड्स इट टू द गवर्नमेंट, और बाद में इसको क्या करेगी, गवर्नमेंट को हैंडल कर देगी। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे पहले क्या होता था कि जैसे जो रोड हुआ तो रोड का कॉन्ट्रैक्टर जो है क्या करता था, रोड बना देता था, ठीक। और इसके बाद जैसे रोड बनाने में जितना भी उसका खर्चा हुआ है, जैसे 10 साल में वो सपोज कर लेता था कि मैं 10 ईयर्स में वसूली कर लूँगा अपना, वसूली कैसे, टोल नाके से, ठीक। तो टोल नाका हमेशा किसका हो जाता था, 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्टर का हो जाता था, ठीक। अब 10 साल के बाद क्या करता था कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट को टोल दे देता था, मतलब गवर्नमेंट को रोड वापस कर देता था टैक्स कलेक्शन के बाद, ठीक। तो उस वो पूरा क्या था, जैसे गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के प्राइवेट कंपनी के बीच में क्या हुआ हमारा, यहाँ पे हुआ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। तो इसी को हम क्या कर देंगे, बीओटी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। लेकिन अब ऐसा नहीं, शायद हाईवे वगैरह में अब ऐसा नहीं होता, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है उससे पहले बीओटी कॉन्ट्रैक्ट यूज होता था। अब इसके बाद की बात करें हम तो परसेंटेज रेट मेथड आता है, परसेंटेज रेट मेथड है। तो इन दिस ए डिपार्टमेंट प्रिपेयर ए प्लान अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स विद द क्वांटिटी, रेट, अमाउंट एंड टोटल amount, and the contractor performs the work as per or some percentage above or below the rate specified by the department। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो भी हमारा डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा कि डिपार्टमेंट ही जितना भी हमारा क्या एस्टिमेट है वो पहले से ही बना के रख देता है डिपार्टमेंट कि भैया हाँ मैंने एस्टिमेट इतना बना दिया है, अब इसके बाद मैं ऊपर से 10% जो है कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी इसमें ऐड कर दूंगा, अलग से मैं कॉन्ट्रैक्टर को उसको प्रॉफिट दूंगा। कॉन्ट्रैक्टर मेरा पूरा काम करके देगा एस्टिमेटेड प्राइस में, और काम हो जाने के बाद डिपार्टमेंट क्या करेगा, जनरली 10% जो है कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है। जैसे जैसा प्रोजेक्ट हो, अगर स्मॉल प्रोजेक्ट होगा तो 12% लेता है कॉन्ट्रैक्टर,
मीडियम प्रोजेक्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्टर 10% प्रॉफिट लेता है, लार्ज प्रोजेक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्टर 8% प्रॉफिट लेता है। ये भी आपको याद कहीं कहीं पे पूछ सकता है, 8%, 10%, 12%। अमूमन क्या होता है हमारा 10% वाला ही हम लोग मान के चलते हैं, ठीक। तो हमारा हो गया परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। तो एक किसके लिए सूटेबल होगा, जैसे प्राइवेट वर्क हो गया उसके लिए सूटेबल होगा। ड्यू टू एश्योरेंस ऑफ प्रॉफिट बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क इज एश्योर्ड। तो इसमें क्या होता है कि बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क इज एश्योर्ड होता है, ठीक। कि हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छी हमको मिलेगी, ठीक। अब क्लासिफिकेशन ऑफ परसेंटेज रेट मेथड की बात करें तो कास्ट प्लस परसेंट रेट कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो गया। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ परसेंटेज रेट मेथड। हाँ, तो अब जो परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट है उसका हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो उसमें हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट क्या आएगा, कास्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। तो कास्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर इज गिवन ए सर्टेन परसेंट ओवर द एक्चुअल कास्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एज हिज प्रॉफिट, ठीक। तो जो भी हमारा जो है, अगर हमारा 1000 रुपये है एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके ऊपर हम कुछ परसेंटेज लगाकर क्या कर देते हैं, 1000 रुपये भी उसको दे देंगे, और जो उसका कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट है, जैसे सपोज 10% है कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट, तो 1000 में क्या हो जाएगा 100 रुपये और बढ़ा के पूरा 1100 रुपये उसको हम दे देंगे। इसी को क्या बोलते हैं, कास्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्टर अरेंजेज, तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर ही हमारा मटेरियल अरेंज करेगा, लेबर अरेंज करेगा, and keeps the proper account, and he is paid by the department or owner the whole cost together with a certain percentage, ठीक। और हम क्या करेंगे कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार साहब हैं, वही हमारे मटेरियल को लाएंगे, लेबर को लाएंगे, वही हमारा सारा काम कराएंगे, और बाद में डिपार्टमेंट क्या होगा कि पूरा पैसा उनको दे देगा, एक सर्टेन परसेंटेज उनका प्रॉफिट जो है 10% वाला उसको ऐड करके कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब को दे देगा। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हमारा ध्यान रखने की बात है कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हमारा गवर्नमेंट के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो गवर्नमेंट के लिए सूटेबल कौन सा होता है, ये तो आप बताए नहीं सर। तो गवर्नमेंट के लिए सूटेबल होता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, और मैं कौन कहता है मैं नहीं बताया, मैं सबसे पहले यही आपको बताया हूँ कि गवर्नमेंट के लिए सूटेबल हमारा कौन सा होगा, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करें दूसरा, कास्ट प्लस फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। कास्ट प्लस फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनर एग्रीज टू पे कॉन्ट्रैक्टर द फिक्स्ड अमाउंट एज हिज फी इन रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट ऑफ वर्क। तो क्या होगा, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में ओनर एग्री करता है कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देने, एक फिक्स्ड अमाउंट का पेमेंट देने के लिए, ठीक। और इसमें कास्ट ऑफ वर्क का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक। अब बात करें हम कास्ट प्लस वेरिएबल परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट, इन दिस कॉन्ट्रैक्टर विल बी पेड ऑन द वेरिंग परसेंटेज बेसिस। दिस परसेंटेज इज लिंक्ड विद कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज फॉर एस्टिमेटेड अमाउंट, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फिक्स कास्ट नहीं रहेगा, हम लोग वेरिएबल परसेंटेज कॉन्ट्रैक्टर को देंगे, ठीक। अब बात करें हम अपने अलग दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की, एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जिसका फुल फॉर्म है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट। तो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट का फुल फॉर्म याद कर लेना। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लास 1 जो होता है कॉन्ट्रैक्ट उसकी कोई लिमिट नहीं होती, क्लास 2 की अप टू 3 करोड़ होती है, क्लास 3 की 1 करोड़ तक की होती है, क्लास 4 की बात करें तो 50 लाख हो गया, क्लास 5 की 15 लाख हो गया, क्लास 6 की 5 लाख हो गया, एंड क्लास 7 की अप टू 2 लाख हो गया। डिप्लोमा होल्डर और डिग्री होल्डर डायरेक्टली इसी में आते हैं 2 लाख वाले में, ठीक, क्लास 7 में। अब हम बात करें टेंडर एंड टेंडर डॉक्यूमेंट्स की, तो द टेंडर इज डिफाइंड एज द ऑफर इन राइटिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड वर्क or for supply of specified material subjected to certain terms and conditions such as rate,
times limits etc. The validity of the bid should be 90 days. बिड की वैलिडिटी कितनी होती है? 90 दिन होगी फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द टेंडर, टेंडर के ओपनिंग के बाद से। द रेट्स ऑफर इन द टेंडर रिमेन वैलिड फॉर 3 मंथ। तो वो हमारा जो भी टेंडर है वो क्या 3 महीने के लिए वैलिड होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द टेंडर। अब इसके बाद बात करें तो टेंडर मीनिंग इन कंस्ट्रक्शन। A tender is a written document in which work details are mentioned. टेंडर हमारा क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारा वर्क डिटेल मेंशन होता है। दिस डॉक्यूमेंट इज पब्लिकली रिलीज्ड और सेंट टू एलिजिबल सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स हु आर विलिंग टू फिल इट एंड टेक द वर्क। ठीक, तो क्या होगा कि ए टेंडर इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। एक हमारा सबसे पहली बात तो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें वर्क डिटेल मेंशन किया रहता है। दिस डॉक्यूमेंट इज पब्लिकली रिलीज्ड, तो इसको हम क्या करेंगे? पब्लिकली रिलीज कर देंगे। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में आप लोग देखते होंगे कि हाँ यहाँ पे इतना वर्क हमको करना है, नाला साफ करवाना है, हमको नहर का काम करवाना है, हमको बाउंड्री वाल का काम करवाना है, आप लोग देखते होंगे ऐसे ही। तो कहाँ कहाँ पे? तो एक हमारा होता है ई टेंडर जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वहाँ पे आता है, और दूसरा हमारा न्यूज़पेपर वगैरह में भी हमको पता चलता है। अब टेंडरिंग प्रोसेस क्या है? तो पहला प्रोसेस है प्री टेंडरिंग स्टेज, और सेकंड है एडवर्टाइजिंग स्टेज, थर्ड है क्लोजिंग ऑफ टेंडर, एंड फोर्थ है टेंडरिंग ओपनिंग प्रोसेस, एंड फिफ्थ इज टेंडरिंग इवैल्यूएशन प्रोसेस, एंड सिक्स्थ इज टेंडर अवार्ड। तो प्री टेंडरिंग प्रोसेस क्या है? इट इज यूजुअली वेरी ब्रीफ प्रोग्राम वेयर यू ओनली हैव फ्यू वीक्स टू सबमिट योर टेंडर डॉक्यूमेंट। तो यह एक क्या है? ब्रीफ प्रोग्राम है जहाँ पे आपको कुछ हफ्ते मिलते हैं अपना टेंडर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। अब टाइप्स ऑफ टेंडर की बात करें तो स्पॉट टेंडरिंग हो गया। द टेंडर ओपन्स ऑफिशियल सेल्फ प्रिपेयर ऑन द स्पॉट रिपोर्ट फॉर टेंडरिंग इन द केस ऑफ इमरजेंसी। फिर इसके बाद की बात करें तो लोकल टेंडर हो गया। द वर्क विच कैन बी फुलफिल्ड इन अवर कंट्री, लोकल टेंडर आर इनवाइटेड बाय द रिस्पेक्टिव कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो सबसे पहला हमारा क्या है? स्पॉट टेंडरिंग। द टेंडर ओपन ऑफिशियल सेल्फ प्रिपेयर ऑन द स्पॉट रिपोर्ट फॉर टेंडरिंग इन द केस ऑफ इमरजेंसी। तो स्पॉट टेंडर क्या होता है? इमरजेंसी के केस में जो है तुरंत बनाया जाता है। फिर लोकल टेंडर की बात करें, द वर्क विच कैन बी फुलफिल्ड इन अवर कंट्री, जैसे हमारे ही देश में केवल हो रहा है तो उसको हम लोकल टेंडर कहेंगे। लोकल टेंडर आर इनवाइटेड बाय द रिस्पेक्टिव कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। लोकल टेंडर जो भी रिस्पेक्टिव कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा इन्वाइट किया जाता है। अब ग्लोबल टेंडर की बात करें, टेंडर्स विच कैन बी पार्टिसिपेटेड बाय कंपनीज फ्रॉम एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जनरली नोन एज ग्लोबल टेंडर। तो ये ग्लोबल टेंडर के लिए अच्छा काम भैया हो कि अच्छी कंपनी कौन कौन है ये सब देखने के लिए हम क्या करते हैं? ग्लोबल टेंडर। या बहुत बड़ा काम हो जैसे सरदार पटेल की मूर्ति बनानी है तो देखते थे चाइना वाले आके बनाए थे ना। फिर बात करें ओपन टेंडर की, इट अलाउज एनीवन टू सबमिट ए टेंडर टू सप्लाई गुड्स और सर्विसेज रिक्वायर्ड एंड ऑफर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सबमिट टेंडर। इट अलाउज एनीवन टू सबमिट ए टेंडर। तो ओपन टेंडर में क्या होता है? कोई भी टेंडर को फिल कर सकता है। ठीक, कोई स्पेशलाइज्ड जॉब के लिए सुटेबल नहीं होता। जैसे स्पेशलाइज्ड जॉब की बात अगर हम करें, जैसे हमें पावर प्लांट एक बनाना है तो पावर प्लांट हमारा एक स्पेशलाइज्ड जॉब है। डैम बनाना है, डैम स्पेशलाइज्ड जॉब है। और हमारा क्या थर्मल पावर प्लांट बनाना है वो भी स्पेशलाइज्ड है। न्यूक्लियर बनाना है, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है तो वो भी हमारा क्या है? स्पेशलाइज्ड जॉब है। तो स्पेशलाइज्ड जॉब लिमिटेड टेंडर के अंदर आते हैं जिसमें केवल लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया जाता है। और एक होता है हमारा नेगोशिएशन टेंडर। इन द टाइप ऑफ टेंडर कॉन्ट्रैक्टर इज गिवन फॉर नेगोशिएशन विद वन और टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमको टनल बनाना है तो टनल बनाने के लिए इंडिया में कुछ ही कंपनीज हैं तो हम केवल क्या होगा? नेगोशिएटेड टेंडर को ही बुलाएंगे। जैसे कुछ कंपनी, जैसे हमारा क्या हो गया, समझ लीजिए टाटा की हो गई कंपनी। हाँ, तो टाटा को हम बुला लिए तो उसको हम क्या कर देंगे? जिसमें एक या दो ही आए तो उसको हम बोल देंगे नेगोशिएटेड टेंडर।
अब टेंडर नोटिस में देख लीजिए क्या क्या इंक्लूड होता है। नेम ऑफ वर्क इंक्लूड होता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, टाइम लिमिट होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, अर्नेस्ट मनी डिटेल्स होता है, पब्लिश्ड इन टेंडर और न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है। और टेंडर डॉक्यूमेंट की हम बात कर लेते हैं। थ्री पेपर होता है इसमें। पेपर 1 में क्या रहता है, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर की एलिजिबिलिटी। पेपर 2 में क्या रहेगा, साइन। पेपर 3 में क्या रहेगा, बिड। ठीक, मतलब जो भी प्राइस मनी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दिखाया गया है वो क्या रहेगा, पेपर 3 में रहेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉरी पेपर नहीं, उसको लिफाफा बोलते हैं, इनवेलप, 3 इनवेलप। इसको बोलते हैं 3 इनवेलप सिस्टम। इनवेलप 1 में रहेगा कॉन्ट्रैक्टर की एलिजिबिलिटी, सेकंड में रहेगा साइन, और थर्ड में रहेगा बिड या प्राइस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है, ये भी देख लेते हैं। तो अर्नेस्ट मनी क्या होगा, कब डिपॉजिट किया जाता है, 2% के लगभग रहेगा। तो ये अर्नेस्ट मनी क्या करता है कि अर्नेस्ट मनी जो है जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट मिलने से पहले डिपॉजिट किया जाता है। जैसे जब सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया जाता है तो सभी कॉन्ट्रैक्टर क्या कर देंगे, 2% की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कर देंगे, जिससे ये हमारा रहे कि अगर आपको मिल गया है वो कॉन्ट्रैक्ट तो आप काम करिए, अदरवाइज अगर आप छोड़ के चले जाते हैं तो 10% क्या करता है कि जो भी हमारा कंपनी है या डिपार्टमेंट जो है वो क्या करेगा, आपका 2% मनी रख लेगा। और एक होता है हमारा सिक्योरिटी मनी। तो सिक्योरिटी मनी कब डिपॉजिट होगा, जब हमको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है तब फिर हम सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करते हैं। नियर अबाउट 8% होता है, सॉरी 10% टोटल होता है, और 2% वाला तो वापस ही मिल जाता है। इसको शायद इंक्लूड करके रहता है सिक्योरिटी मनी में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।